जी, नमस्कार सभी को। मैं हूँ डॉक्टर श्रीनिवास। मैं एमए पीएचडी इन एस्ट्रोलॉजी हूँ और एक प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर हूँ। ठीक है, जब भी मुझे कुछ यूनिक केसेस मिलते हैं, जो केस स्टडीज़ मिलते हैं क्लाइंट की कंसल्टेशन के थ्रू, जो एजुकेशनल पर्पस के लिए, वो पर्टिकुलर केसेस मैं आपके सामने लाता हूँ। बिकॉज प्रैक्टिकली ही हम सीखते हैं, थियोरेटिकली हम इतना नहीं सीखते। जो प्रैक्टिकली जब चार्ट पे एनालाइज करने को बैठोगे, जब आप एक जजमेंट देने के लिए आपको एक्सपेक्ट किया जाएगा, तब आप कैसे करते हो, क्या मेथडोलॉजी यूज़ करते हो, उसे ही हम सीखते हैं। तो मैं व्यूअर्स के सामने ये प्रैक्टिकल प्रोसेस जो एस्ट्रोलॉजर्स यूज़ करते हैं वो लेके आता हूँ कि ये थियोरेटिकल नहीं होता, ये कम्प्लीटली प्रैक्टिकल होता है और इसका अप्रोच ही अलग होता है। सो दैट आपको भी पता चले कि कितना डिफ़िकल्ट और कितना डेलिकेट बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ता है। ठीक है, ये ऐसी केस है। ये एक लेडी क्लाइंट है मेरी, जो मुझे अप्रोच करती है। इनकी करीब 1.5-2 साल पहले रिलेशनशिप होता है एक लड़के के साथ, और कुछ महीने बहुत अच्छा चलता है रिलेशनशिप। ये इनके ऑफिस में ही मिलती है लड़की इनसे। ठीक है, और रिलेशनशिप में मिलने के बाद कुछ महीने बाद, नियरली 4 से 5 महीने बाद, लड़का डिस्क्लोज करता है कि वो शादीशुदा है ऑलरेडी। तब तक लड़की काफ़ी इमोशनली अटैच हो चुकी होती है, कमिट हो चुकी होती है लड़के के साथ। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ जाती है एंड वो छोड़ने के लिए डिसाइड करते हैं। बट फिर लड़का इनको कन्विंस करता है कि नहीं, मैं अपनी वाइफ के साथ खुश नहीं हूँ, करंट मैरिड लाइफ के साथ हैप्पी नहीं हूँ, सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो मैं वाइफ को डाइवोर्स दे के मैं आपके साथ जुड़ूंगा, आपसे शादी कर लूँगा। और इनकी बॉयफ्रेंड को एक बेटा भी है। ठीक है, तो ये लड़की, और ये बात होके भी, इन्होंने कमिट प्रॉमिस करके भी करीब 1 साल हो गया, बट लड़के ने ना ही डाइवोर्स दिया ना ही लड़की को छोड़ा। तो ये लड़की मुझे अप्रोच करती है पूछने के लिए कि अब क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी माई नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, कि इसके लिए टाइम दे या छोड़ दे। ठीक है, ये सारी चीज़ हम चार्ट में कैसे देखेंगे, ये हम आज देखते हैं। ठीक है, ये हो गया लग्न चार्ट। मैंने यहाँ पे काफ़ी चार्ट्स मैंने डिस्प्ले किया है, एक के बाद एक मैं मेरी जो सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस है मैं बताऊंगा, एक के बाद कैसे मैं एनालाइज किया एक एक चार्ट को। पहले हम D1 चार्ट देखेंगे। D1 चार्ट में जो लग्न है वो लड़की खुद है। ठीक है, 7वां घर इनका हस्बैंड है, 5वां घर इनका बॉयफ्रेंड है। ये वृश्चिक राशि में पड़ गया। वृश्चिक राशि, ये जो त्रिकोण है, जो 4, 8, 12, ये वाटर साइन है, और ये जो साइंस है ये लव रिलेशनशिप में बहुत जल्दी जाता है। ठीक है, ये देखा जाए स्टेटिस्टिकल रिसर्च में, ये बहुत जल्दी रिलेशंस में जाते हैं। ये एक्चुअली मोक्ष साइन भी है, तो इनको मेटीरियलिस्टिक रेलम में थोड़े से धक्के भी बहुत लगते हैं। पर्टिकुलरली जो वृश्चिक साइन है, ये अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप्स, लिव इन रिलेशनशिप, जैसे ये वाली रिलेशनशिप जो सारी शादीशुदा मर्द के साथ रिलेशन होना, ये जो, और सडन चेंजेस होना, दुख होना, डिप्रेशन होना, ड्रग्स, तंत्र, एडिक्शन, ये सारे वृश्चिक के साथ है। ठीक है, तो ये वृश्चिक साइन जो है 5th हाउस यहाँ पे पड़ गया। तो यही एक अलार्मिंग फैक्टर है। वृश्चिक आते ही थोड़ा सा अलार्म हो जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। इनके जो साइन लॉर्ड है, राशि लॉर्ड है, जो मंगल है, वो बैठ गया यहाँ पे उच्च के होके मकर में बैठ गया। ठीक है, शुक्र जो 7वें घर का स्वामी है, 7वां नंबर का राशि का स्वामी है, और चौथा घर पड़ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे टॉरस का, वृषभ का 11वां घर का स्वामी यहाँ बैठ गया। तो ये लग्न के लिए शुक्र अति बेनिफिक प्लानट है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिक प्लानट है ये। ठीक है, तो मंगल भी यहाँ उच्च का हो गया, शुक्र भी जो बेनिफिक प्लानट है यहाँ पे आ गया, राहु है, चलो राहु डिस्टेंस ज़्यादा है 21 डिग्रीज पे, और मंगल 6.85 मतलब करीब 60 डिग्री पे, 14 डिग्री का फ़र्क है। तो राहु का भी इतना इन्फ्लुएंस नहीं पड़ना चाहिए। तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर एट द फेस वैल्यू बोलेगा इनकी शादी हो जाएगी, डोंट वरी, गो होम एंड स्लीप टाइट, शादी हो जाएगी। बट ये गलत है। हमें राशि चार्ट तब देखना चाहिए जब हम, जो प्लैनेट की जो स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए राशि चार्ट देखना चाहिए। अगर भाव को देखना है, हाउसेस को देखना है, हमें देखना चाहिए ये भाव चलित चार्ट। ठीक है, क्योंकि अब देखिए असेंडेंट स्टार्ट हो रहा है 26 डिग्री पे, तो श्रीपति पद्धति के हिसाब से 27 to 27 लेते हैं, और बाकी एस्ट्रोलॉजर्स भाव मध्य से भाव मध्य तक लेते हैं, मतलब यहाँ 15 डिग्री से यहाँ 15 डिग्री फर्स्ट हाउस लेते हैं। ठीक है, और जो केपी एस्ट्रोलॉजर कृष्णमूर्ति पद्धति में, वो तो कम्प्लीटली अनइक्वल डिवीजन ऑफ हाउसेस, क्योंकि हमारी जो अर्थ ऑर्बिट करती है अराउंड द सन, इट इज़ इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, नॉट सर्कुलर ऑर्बिट। सो 360 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल डिवीजन ऑफ हाउसेस नहीं होना चाहिए, उनका वो लॉजिक है, एंड वो वेस्टर्न सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो भाव चलित ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है। देखिए, ये जो है
मतलब ये अगर D1 चार्ट के हिसाब से तो शादी हो जाना चाहिए, क्योंकि फिफ्थ हाउस इज गेटिंग एक्सॉल्टेड इन सेवन्थ हाउस। फिफ्थ हाउस लव एंड रोमांस का है, जो कल्मिनेट हो रहा है सेवन्थ हाउस में, जो शादी का है। बट यहाँ देखिए आप, यहाँ पे वृश्चिक जो पंचम का स्वामी है वो जाके बैठ गया सिक्स्थ हाउस में, छठवें घर में बैठ गया, जो ब्रेकअप करने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा करता है। ठीक है, उसके साथ बैठा हुआ है शुक्र, जो कारक प्लैनेट है। ठीक है, उसके साथ बैठा हुआ शनि, जो आठवें घर का स्वामी है। तो ये छठवें घर में आठवें घर के स्वामी के साथ बैठ गया। ठीक है, डिग्री वाइज देखिए 7 डिग्री टू 29 डिग्री, मतलब कुछ टाइम चलेगा ये मंगल 7 से 30 डिग्री पहुंचने में कुछ साल लगेगा। तो जो हुआ है यहाँ पे इंस्टेंट ब्रेकअप नहीं होगा। उसके बाद राहु बैठ गया 21 डिग्रीज पे, राहु वैसे भी नीच का हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये सब देख के हमें क्लियरली रियलाइजेशन होता है कि ये लव रिलेशनशिप नहीं चलने वाला, दिस विल नॉट वर्क आउट। ठीक है, अब यही चीज़ हम नवांश में देखेंगे। नवांश में ये देखिए आप, नवांश होता है D9 चार्ट, हमारे पास 16 वर्ग चार्ट्स हैं। ठीक है, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के लिए एक चार्ट है। तो नवांश में हम फाइनल कंफर्मेशन के लिए देखते हैं। नवांश में अपना फिफ्थ हाउस पड़ गया आपका कर्क राशि। कर्क राशि के जो स्वामी हैं चंद्र, यहाँ बैठ गए, जो अ, अ, लग्न में बैठ गए। ठीक है, उससे पहले हम मंगल देखते हैं। जो मंगल यहाँ का पंचम का स्वामी है वो यहाँ बैठ गया लग्न में, ये ठीक है। चंद्र के साथ बैठ गया। चंद्र और मंगल का इतना खास जमता नहीं है, ठीक है, दोनों की मेंटालिटीज डिफरेंट है। बट ये फिफ्थ लॉर्ड ऑफ D9 चार्ट है, ये फिफ्थ लॉर्ड ऑफ D1 चार्ट है, ये दोनों यहाँ बैठ गए मीन राशि में। मीन राशि में दोनों ही कंफर्टेबल है, ये भी ठीक है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए राहु यहाँ बैठ गया, तो यहाँ पे हमें कॉम्प्लिकेशन आ गया। ठीक है, राहु बैठते कॉम्प्लिकेशन आ गया, और डी चलित चार्ट में हमें क्लियर कट कन्फर्मेशन आ गया कि यहाँ पे रिलेशन नहीं चलने वाला। ठीक है, अब हम क्वालिटी ऑफ द पर्सन को कैसे देखेंगे कि ये शादीशुदा है बंदा बोल के, हम इनकी चार्ट से कैसे देखेंगे? वो सबसे डिफिकल्ट चार्ट है। किसी का चार्ट देख के आपको ये प्रिडिक्ट करना है कि आपका जो बॉयफ्रेंड आने वाला है फ्यूचर में वो शादीशुदा होगा, ये आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे नॉर्मल चार्ट में? ये वृश्चिक है, वृश्चिक में कोई प्लैनेट है नहीं, यूरानस है, जो हम कंसिडर नहीं करते इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। तो ये वृश्चिक का जो स्वामी है यहाँ पे धनु में बैठ गया, ये भी कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा। बट आप गौर से देखिए, जब भी कोई प्लैनेट शनि के साथ एसोसिएट होता है, ठीक है, शनि जनरली पुरानी चीज़ें, सेकेंड हैंड चीज़ें, यूज चीज़ों को दर्शाता है। ठीक है, तो जो फिफ्थ लॉर्ड है, जो बॉयफ्रेंड है, वो जब शनि के पास चले गया, ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी होता है कि ही इज़ ए, मतलब ही इज़ ऑलरेडी इन ए रिलेशनशिप। ठीक है, वो ही इज़ नॉट ए वर्जिन, ही इज़ ऑलरेडी इन ही इज़ अ यूज पीस एक्चुअली। आई मीन ऐसा कहना नहीं चाहिए, बट ही इज़ ऑलरेडी इन ए रिलेशनशिप। इधर ये लिव इन में है, या किसी का हस्बैंड है, या ये विडोवर भी हो सकता है। कई बार जब सातवें घर का स्वामी या पंचम के स्वामी शनि के साथ बैठते हैं, शनि भी नॉट इन गुड डिग्निटी, शनि यहाँ बैठा है छठवें घर में बैठा हुआ है, नॉट इन वेरी गुड डिग्निटी। तो ये विडोवर भी हो सकता है, मतलब जिसकी वाइफ गुजर चुकी है। वैसे लोग भी हो सकते हैं, मतलब इज ए मैरिड पर्सन और ए विडोवर और ए पर्सन हु ऑलरेडी हैड मल्टीपल लिव इन सॉलिड रिलेशनशिप्स, स्टेबल रिलेशनशिप। तो मंगल शनि के साथ बैठने से ये दिखाता है कि ये ऑलरेडी पर्सन, ही इज ऑलरेडी ए मैरिड मैन और ए पर्सन हु इज हैड रिलेशनशिप्स। ठीक है, और उसके साथ राहु बैठा हुआ है, राहु यहाँ बैठा हुआ है छठवें घर में। तो ये झूठा है, झूठ बोलवा रहा है, ये बंदा कनिंग बंदा है। ठीक है, राहु चोर है। ठीक है, राहु इज ए डिसेप्टिव पर्सन, माया माया क्रिएट किया, माया क्रिएट करता है राहु। ठीक है, इसने माया क्रिएट किया लड़की के सामने कि भाई प्रिटेंडेड एज इफ इज ए बैचलर। फिर उसने बोला कुछ महीने बाद जब लड़की कमिट हो गई, इमोशनली अटैच हो गई, तब उसने डिस्क्लोज किया कि वो शादीशुदा और अभी भी खेल रहा है लड़की के माइंड के साथ। तो ये माया क्रिएट करता है। तो मंगल की क्वालिटीज, और वेरी अट्रैक्टिव, ये शुक्र जो है बहुत अट्रैक्शन दे रहा है। ये लड़का बहुत अट्रैक्टिव बंदा है, बहुत गुड लुकिंग पर्सन है यहाँ पे। तो ये शादीशुदा है, हम शनि से बोल सकते हैं, शुक्र से हम ये बोल सकते हैं कि हाईली अट्रैक्टिव, और राहु से ये बोल सकते हैं कि लड़का काफ़ी चालू है, चालू टाइप किस्म का आदमी है। ठीक है, जो खेल रहा है लड़की के माइंड के साथ। ठीक है, ये हम देख ले, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली इनका ब्रेकअप होने का चांस है। फिर मैंने डबल कंफर्मेशन के लिए मैंने टैरो यूज़ किया। ठीक है, टैरो भी एक बहुत इफेक्टिव टूल है
पर टैरो के साथ ये है कि आपका माइंड कंप्लीटली अलाइंड होना चाहिए। आप किसी और बात पे डिस्टर्ब्ड हो और आप टैरो निकाल रहे हो, तो वो बात अगर हम अपने घर में वाइफ के साथ लड़के आए और आपने टैरो निकाला, तो वो इमोशन आपको प्रिसीड करेगा। तो थॉटलेस में शांत होकर निकालो तो टैरो बहुत एक्यूरेट देगा। देखिए, ये फर्स्ट कार्ड आया, ठीक है। यहाँ पे लड़की के आंखों पे पट्टी बंधा हुआ है एंड यहाँ पे दो ऑप्शन है, यहाँ जाना है कि वहाँ जाना, दो रूट्स है, मतलब ये कंप्लीटली ये लड़की की स्टेट यही है, ठीक है। और यहाँ पे चंद्र है, तो यहाँ पे पानी है, सबकॉन्शियस माइंड। तो मेंटली ये काफ़ी लड़की काफ़ी अपसेट है, इसको समझ नहीं आ रहा है, इसको दिख नहीं रहा है फ्यूचर कहाँ जाना है कैसे जाना है। उसके बाद आ गया फोर ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स इज ए फाइनेंस कार्ड, मनी कार्ड, ठीक है। तो ये लड़का काफ़ी स्टेबल है फाइनेंशियली, ठीक है। दो पेंटिकल्स के ऊपर पैर फंसा हुआ है, एक सर पे है एक हाथ में है, तो फाइनेंशियली बंदा स्टेबल है। और तीसरा कार्ड देखिए, इससे जवाब मिल जाता हमें, कोई चार्ट एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली देखिए। ये अपनी बीवी और बच्चे के साथ, ये है सिक्स ऑफ सोर्ड्स, नाव में बैठ के चले जा रहा है, ही इज़ गोइंग अवे, ठीक है। ये मिल गया मुझे डबल कंफर्मेशन, ट्रिपल कंफर्मेशन। पहले तो भाव चलित में मुझे सिक्स हाउस में बैठने से फर्स्ट कंफर्मेशन मिला, उसके बाद यहाँ राहु बैठ गया तो वहीं पे कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गया, ये सेकंड कंफर्मेशन मिल गया, ठीक है। थर्ड कंफर्मेशन टैरो से फिर भी मैंने प्रश्न कुंडली निकाला, जिस टाइम पे वो लड़की मुझे अप्रोच करी उस टाइम का मैंने प्रश्न कुंडली निकाला, ठीक है। प्रश्न कुंडली में आप देखिए, यहाँ पे पंचम का जो स्वामी है, जो फिफ्थ हाउस है, वो नवम में बैठ गया। नवा हाउस होता है सेकंड मैरिज के लिए, तो द बॉयफ्रेंड इज ऑप्टिंग फॉर सेकंड मैरिज, ये भी एक चीज़ क्लियर हो गई सेकंड मैरिज के लिए। बट पंचम का स्वामी नवम में बैठना, त्रिकोण का त्रिकोण में बैठना, तो बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो इसमें गलत क्या है, आप थोड़ा सा आप गौर करके देखिए, यहाँ पे सूर्य जो पंचम का स्वामी है ये 6 डिग्री पे, और बुध जो है 7 डिग्री पे, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लोज कंजंक्शन हो गया। और बुध किसका स्वामी है, बुध है छठवें घर और तीसरे घर का स्वामी है, ठीक है। मतलब ये लग्न के लिए, मेष लग्न के लिए बुध कारक प्लैनेट बिल्कुल है नहीं, ये फंक्शनल मैलिफिक है। तो यहाँ पे हमें ट्रिपल कंफर्मेशन मिल गया। छठवां घर होता है सपरेशन का, कोर्ट केस, डिस्प्यूट, इलनेस, डिसीज, सारे प्रॉब्लम्स छठवां घर। और रिलेशनशिप के परिव्यू में अगर देखें तो सपरेशन का कारक होता है छठवां घर। और छठवें घर में केतु बैठा हुआ है, केतु है ही, केतु खत्म कर देता है रिलेशनशिप को, ठीक है। तो इसका ये इतना क्लोज कंजंक्शन में बैठना, 1 डिग्री की गैप में बैठना, ये बहुत ही बड़ा हेडेक है, ठीक है। ये न्यूसेंस क्रिएट कर देगा ये। बट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नवम दृष्टि से गुरु और चंद्र का पड़ रहा है, तो गुरु तो नवम का स्वामी है, नवम को देख रहा है, ये तो अच्छी बात है। बट आप देखिए, गुरु वक्री है, वक्री मतलब वापस जाना। रिलेशनशिप में जब वक्री प्लैनेट की दृष्टि पड़ती है तो वो बंदा या बंदी, दे बैक आउट ऑफ द रिलेशनशिप्स, वो खुद वापस चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ शुक्र अपने खुद के घर में बैठ के शादी के लिए दर्शा रहा है, इट्स शोइंग गुड प्रॉबिलिटी ऑफ मैरिज, बट द पॉइंट इज यहाँ वक्री है, शादी के लिए लड़की तैयार है, बट द पॉइंट इज गुरु वक्री है, वापस जा रहे हैं। वो गुरु सूर्य के ऊपर दृष्टि डाल रहा है, सूर्य जो है जो है बॉयफ्रेंड है यहाँ पे ये लग्न के लिए, तो ये बैकआउट करेगा, ये आज नहीं तो कल बैकआउट करेगा। तो ये चार्ट से हमने ये देखा कि बहुत ही इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और टैरो, प्रश्न कुंडली, कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर होता है, वो एक सोर्स देख के, एक चार्ट देख के अपना डिसीजन नहीं बोलेगा, वो 3 से 4 सिस्टम्स यूज़ करेगा, जैसे जेमनी, नाडी, परशरी, और 3 से 4 मेथड्स यूज़ करेगा, जैसे प्रश्न कुंडली हो गया, चलित हो गया, और टैरो हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया। ये सब चीज़ें देख के 100% कन्फर्मेशन के साथ बोलता है। और जनरली 80% ऑड्स होते हैं वो इवेंट होने के, 80 to 90% होते हैं, 90 क्या, 98% मैंने देखा है। वो जो एस्ट्रोलॉजी एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर्स जो बोलते हैं वो होता है, क्योंकि अगर नहीं है तो वो खुद ही बोल देंगे कि 50 से 60% है, पर 40% सक्सेस का क्राइटेरिया भी है, तो यू कैन गिव इट ए शॉट, यू कैन ट्राई। बट 60% प्रॉबिलिटी दैट इट नॉट हैपन। बट यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है जो नहीं होगा, यही चीज़ मैंने लड़की को बोला है, बट आगे उनकी डिसीजन है, वो बात करेगी, फिर शील गेट बैक टू मी। थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंस, हैव अ गुड डे।